फिजिक्स का आज एक टॉपिक्स देखते हैं जो कक्षा 12th का है। और एक दो बच्चों ने मुझसे बोला था कि सर आप कूलम लॉ के पीछे की फिजिक्स को बताएं। जनरली 12th क्लास में आप जब रहते हैं तो ये चीज़ तो जानते हैं कि कूलम्स लॉ क्या होता है बाय डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, और उसका मैथमेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आप लोग समझते हैं। लेकिन ये आया कैसे, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है और अपन इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं। क्योंकि देखिए कूलम्स लॉ हर जगह नहीं हो सकता, कभी हर जगह बिलोंग नहीं करता है। जैसे कि अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी चलता है, मतलब जीरो से कितना ही रहेगा तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स बिलोंग करेगा। लेकिन कूलम फोर्स के विषय में या कूलम लॉ के विषय में ये कहना उचित नहीं है। कूलम लॉ की हिस्ट्री क्या है, ये बना कैसे था, अपन उस विषय पे बात करते हैं। और इसके पीछे की जो मेन फिजिक्स थी वो क्या थी, अपन उसके विषय में बात करें। देखिए आप एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं, जहाँ पर जो भी डिवाइस आप आज वर्तमान समय में उठाएंगे आपके घर पर, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से कनेक्टेड है। विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड फिनोमेना। ये भी जानते हैं कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों एक साथ परपेंडिकुलर मैच कर जाएं तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना जनरेट हो जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में मैं थोड़े से पीछे चलता हूँ। ये बात लगभग ग्रीक की है। ग्रीक एक कंट्री है, जो देश था, उस ग्रीक देश में एक फिलोसफर हुआ करते थे। फिलॉसफी से एक सब्जेक्ट होता है, एक फिलोसफर हुआ करते थे। उन्होंने सबसे पहले नींव रखी थी, मैं बोल दूं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नींव रखी थी ग्रीक के फिलोसफर ने, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि एम्बर एक मटेरियल होता है, उसको रब करके एम्बर की एक छड़ को रब करके, रब्ड, इसको घिस के जब उन्होंने कुछ कागज के टुकड़े लेके या कुछ कूड़ा वगैरह लेके जब एम्बर की छड़ से के पास लेके जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट कर देती है, उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो उन्होंने ये जो उन्होंने करके देखा था ग्रीक फिलोसफर, तो उन्होंने जब ये करके देखा तो यहीं से अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत हो गई है। यहीं से शुरुआत मानी जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। फिर इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत लोगों ने इस पर ट्राई किया, तो उन्होंने पाया कि उन्होंने दो कंडीशन देख ली। यहाँ पे दो कंडीशन पाई उन्होंने। पहली कंडीशन ये थी कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको रब करने के बाद अपन अदर मटेरियल के पास लेके जाते हैं तो दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये पहली कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन उन्होंने ये देखा कि उसी मटेरियल को रब करने के बाद में अगर अपन किसी अदर मटेरियल या जो दो सेम मटेरियल को रब कर दें और फिर उन एक दूसरे के पास जब लेके जाते हैं तो दे आर रिपील टू ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करने लगते, रिपल्स करने लगते। अब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि यहाँ दो जो कंडीशन निकली है, इन दो कंडीशन का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। इसी से आगे अपनी ये जो नींव रखी थी, तो कूलम लॉ कैसे बना, ये नींव यहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो लोगों ने ये जो टू टाइप्स को देखा है, इन टू टाइप्स को उन्होंने बोल दिया कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो सेम है और कुछ अपोजिट है। दैट मीन्स उन्होंने एक बर्ड चूज किया, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये आपका जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है। अभी क्लियर नहीं था, इस पे भी एक्सपेरिमेंट हुई, एक इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है, क्योंकि हर एक मटेरियल अपने आप में न्यूट्रल होता है। ये बात मैं पहले बता दूं, हर एक मटेरियल अपने आप में न्यूट्रल होता है, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ एटम्स हम जानते हैं कि जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स पाए जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, हर एक चीज़ न्यूट्रल होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की थ्योरी कैसे बन जाती है यहाँ से, चूँकि मैं इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में एक बात बता दूँ, इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी।
intrinsic property of the fundamental particle that make an object such as the rods, silks and a fur. That is a charge is a property that comes automatically with those particle wherever they exist. इसका मतलब ये हो जाता है कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये हर एक मटेरियल के अंदर पाई जाती है, ये एक यूनिट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको अपन चार्ज नाम देते हैं। तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, हर एक मटेरियल के अंदर उपस्थित हो सकती है, भले वो ज़ीरो हो या नेगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, लेकिन उपस्थित रहेगा। आज मैं हूँ यहाँ पे, मेरे अंदर भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, अब वो न्यूट्रल होगा या पॉजिटिवली होगा या नेगेटिवली होगा, ये चीज़ अपन उसको मेजरमेंट से पता कर सकते हैं। लेकिन हर एक मटेरियल में चार्ज उपस्थित होता है। तो एक चीज़ बहुत अच्छी पता चल गई यहाँ से अपन को, इट is a intrinsic property. Intrinsic property, it is a intrinsic property। इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, अब क्या होगा, ये हर एक मटेरियल में पाया जाएगा, हर एक मटेरियल में उपस्थित होता है। अब कुछ मटेरियल जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और कुछ मटेरियल जो हैं वो रिपेल कर देते हैं। तो समझिए इसका मतलब। अब साइंटिस्ट ने ऐसा देखा और उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट लोग, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 10,000 बार नहीं, बहुत बार उन्होंने देखा कि अट्रैक्ट हमेशा अपोजिट चार्ज होंगे। अपोजिट चार्ज, जो अपोजिट है वो अट्रैक्ट हो जाएगा और जो सेम चार्ज है वो रिपेल हो जाएगा। एक फंडामेंटल, चूँकि मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का ये बच्चों तक ये पहचाना कि इसके पीछे की फिजिक्स क्या चल रही है, तो बहुत पीछे से उठाया है मैंने ये चैप्टर, और एक एक टॉपिक पे मैं डिस्कस आगे करता रहूँगा अगर ये बच्चों को पसंद आता है तो। कुछ जो बच्चे उनने पूछा है और अदर को भी मैं सेंड कर दूँगा, और भी बच्चों को पसंद आता तो आगे इसको बनाते कंटिन्यू करके रखूँगा, एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब करते रहूँगा। तो अपोजिट और सेम चार्ज आ जाते हैं, तो ये चीज़ क्लियर थी कि अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव है या और नेगेटिव है तो वो रिपेल कर देगा। जब ये चार्ज की डेफिनेशन यहाँ पर बन जाती है तो 3 चीज़ें और निकल के आ जाती हैं, 3 ने एक्चुअली 4 चीज़ें निकल के आ जाती हैं। क्या निकल के आ जाती हैं? अब आती है बात पेरियोडिक टेबल में उपस्थित एलिमेंट्स की। इन पेरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बिहेव अलग हो जाएगा चार्ज के लिए, कुछ का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, कुछ एलिमेंट्स का बिहेव अलग हो जाता है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्स देते हैं, और कुछ अगर अपन उनको हीट वगैरह दे दें तो रिस्पॉन्स देते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे मटेरियल और एलिमेंट्स भी 3 टाइप से डिवाइड कर दिए गए, कंडक्टर के फॉर्म में, इंसुलेटर के फॉर्म में, सेमीकंडक्टर के फॉर्म में, और सुपर कंडक्टर के फॉर्म में। समझिए बात को, सब अलग है। कंडक्टर का मतलब है कि इसमें चार्ज या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने रहते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड को या चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब अपन बोल सकते हैं मीडियम फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीडियम फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित रहते हैं। बात अगर मैं इंसुलेटर की करूं तो इंसुलेटर में अपन लगभग नेग्लेजिबल बोल सकते हैं, नेग्लेजिबल नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, ये नेग्लिजिबल होते हैं। सेमीकंडक्टर की बात करूं तो इसमें हाफ ऑफ सेल या ऑर्बिट फिल होते हैं। अगर मैं इनको हीट दे दूं तो इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में चले जाते हैं, मतलब ये इसमें मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, मिनिमम। और अगर मैं बात करूं सुपर कंडक्टर की, बेटा एक नया वर्ड है आपके लिए, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं। ये कंडक्टर तो होते ही, ये चीज़ तो क्लियर है, लेकिन सुपर का मतलब ये होता है कुछ ज़्यादा ही कंडक्टिविटी रहती है इनकी, कोई ज़्यादा ही ट्रांसफर, मतलब ये इतना ट्रांसफर कर देते हैं मटेरियल में चार्ज को या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को, कि अगर ये कोई सुपर कंडक्टर है तो कुछ डिस्टेंस पर भी इसका चार्ज उपस्थित मिल जाएगा आपको। मटेरियल से सम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपकी एंगस्ट्रॉम में रहती है, ये बात मैं पहले बता दूं। एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस में भी ये आपका मिल सकता है, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही कंडक्टर रहते हैं। तो चार्ज थ्योरी के बाद में पेरियोडिक टेबल्स में 4 तरीके के आपके एलिमेंट्स मिल जाएंगे आपको, जो कंडक्टर है, जो इंसुलेटर है, जो सेमीकंडक्टर है, और जो सुपर कंडक्टर है। इसको अपन कंडक्टर को कंडक्टर क्यों बोला, इंसुलेटर को इंसुलेटर क्यों बोला, सेमीकंडक्टर को सेमीकंडक्टर क्यों बोला, और सुपर कंडक्टर को सुपर कंडक्टर क्यों बोला, ये मैं बता चुका हूँ। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो सेल्स में रहते हैं उससे अपन इनको बता देते हैं कि ये है, और उनकी कंडक्टिविटी से कि भाई कितना चार्ज कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, ये चीज़ क्लियर हो जाती है आपकी यहाँ पे। अब एक साइंटिस्ट ने जन्म लिया जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, फुल फॉर्म चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। इन्होंने एक रूल बना दिया, इन्होंने ये बोल दिया, अब चार्ज की तो अपन को डेफिनेशन पता चली गई। अब इन्होंने देखिए क्या रूल बनाया है, इन्होंने बोला है कि पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, या पॉजिटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, या नेगेटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, मतलब सेम चार्ज हो या अपोजिट चार्ज हो, अगर वो कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरे से उपस्थित हैं, तो वहाँ पर उनमें फोर्स लगेगा। फोर्स किस तरीके से लगेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। फोर्स लगता है, चूंकि आप जानते फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स लगता है, F वेक्टर इक्वल टू K इज अ कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R कैप इज अ वेक्टर यूनिट